कल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आया है आप लोगों का, है ना। लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार मुख्य परीक्षा देंगे, जो संस्थान से थे आपके। और यहाँ पे देखो, जब भी आप लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे, आप लोगों के भी सौभाग्य में आएगा। अभी प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी ना आप लोगों ने, तो जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसके बाद 3 तरीके की सिचुएशन बनती है। अब जैसे कल रिज़ल्ट आया है तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट निकल के आए होंगे, और इन 3 कैटेगरी वालों में से सिर्फ सिलेक्शन एक कैटेगरी के बच्चों का होता है। बाकी 2 कैटेगरी के बच्चे, ये जो होता है ना 6 अटैम्प्ट में बताते कि 6 बार मेंस दिया है, 4 बार इंटरव्यू दिया है और फाइनली नहीं हो पाते, उनमें से भी कुछ लोग इस कैटेगरी के होते हैं। कल सबसे ज़्यादा जो फ़ोन मेरे पास आ रहे थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्रैश कोर्स में जुड़े थे हमारे, और क्रैश कोर्स में जुड़ करके, क्रैश कोर्स मतलब एक प्रीलिम्स का रिवीजन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। पॉलिटी में यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ, लगभग हम 100+ लेक्चर पे पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। क्रैश कोर्स में मैंने 25 लेक्चर में ही करवा दिया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल इंटायर वीडियो और मास्टर वीडियो से उनका काम चल गया है और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। तो यदि इंटायर वीडियो यानी 12 घंटे में पॉलिटी, 12-13 घंटे में पॉलिटी, मास्टर वीडियो का मतलब है वो भी 10 घंटे में पूरी पॉलिटी जितनी भी हो गई, तो या अन्य सब्जेक्ट जितने भी हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, क्रैश कोर्स में उसकी अवधि ये होती है कि फास्ट ट्रैक आपका रिवीजन हो जाए, या फिर आपका जैसे अभी समीक्षा अधिकारी का रिवीजन मैं 10 दिनों के लिए करवा रहा हूँ कि भाई 10 दिन में आप ये वीडियो देख लो, आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। तो 3 कैटेगरी के बच्चे, देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हर रिज़ल्ट के बाद हम सिर्फ ये करते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे आपसे कि एक काम करो फिर से तैयारी में लग जाओ, इससे फिर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? बेनिफिट कैसे होगा आपको, यदि आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो, और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो, दोनों कंडीशन पे आपको देखना है। कल का रिज़ल्ट आया, कल के रिज़ल्ट में एक तो सरप्राइजिंग ये था कि आयोग ने बोला था कि 15 गुना बच्चों को चयनित कराएंगे, 11 गुना के आसपास बच्चे चयनित किए गए हैं। अभी तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। आरटीआई मेरे ख्याल से जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डाली जाएगी। कुछ ऐसा प्रोविज़न इन्होंने किया कि अभी आरटीआई का जवाब हम नहीं देंगे, जब रिज़ल्ट फाइनली आ जाएगा तब हम देंगे। तो आरटीआई देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल वगैरह की पोस्ट थी, कुछ थी, वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में है, अभी क्लियरिटी देखो। मैंने 1-2 लोगों से कल बात की थी, और जैसे ही होगा तो इसको देखा जाएगा कि भाई बहुत कम है। पहले 18 गुना लिया जाता था, 18 गुना के बाद फिर पहले एक अध्यक्ष आए, उन्होंने 13 गुना कर दिया। 13 गुना से इस बार बोला गया 15 गुना होगा, रिजल्ट आता है 11 गुना का। सोचिए कितने बच्चे, कम से कम एक सौभाग्य यही होता है कि हमने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। कितनी बड़ी संख्या जो है यहाँ पे कट गई आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू क्रिएटेड है कि मतलब ये कैसे हो गया कि रिज़ल्ट में 18 गुना की जगह 15 गुना, 13 गुना, और आज आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं 11 गुना का। तो बहुत बड़ी संख्या वायलेट होती है। अब देखो इसमें एक तो पहले सीधा आप जो भी रिज़ल्ट आता है कभी भी प्रारंभिक परीक्षा के रिज़ल्ट में, चूँकि वेस बड़ा होता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट होता है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न यही होता है कि भीड़ को कम करना है। ना उसके मार्क्स जुड़ते हैं ना कुछ होते हैं, उन बच्चों को लेना है जो सिंसियर हैं, गंभीर है, जिनको पाठ्यक्रम की समझ है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम आपसे पूछा जाता है कम अवधि में, यही होता है ना। तो रिज़ल्ट आने पर 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक वो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो चयनित हो गए हैं, दूसरी कैटेगरी वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। लगभग मैं मोटा मोटा यदि लूँ डेटा, तो लगभग 7 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। टोटल था कितना, 7 लाख के आसपास हम ले लेते हैं इस डेटा को। 7 लाख लोगों ने यूपीपीसीएस का फॉर्म, सोचिए आईएएस के फॉर्म को 10 लोग भरते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम 7 लाख लोग बच्चों ने भरा, और अभी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे अभी बिहार में भी जो अभी मेरे ख्याल से जो फॉर्म बीपीएससी का भरा गया, वहाँ भी ऐसी कुछ संख्या निकल के आई, ऐसी डिजिट निकल के आ रही वहाँ भी। तो अब धीरे धीरे ये क्या दिखाता है, कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है आपका कंपटीशन, क्योंकि अब आईएएस में भी जो लोग बैठ रहे हैं ना, वो भी एग्जैक्टली उनको लगता है कि सेम पैटर्न का एग्ज़ाम है, क्यों ना यूपीपीसीएस भी दे ले, ठीक है। तो इसलिए यानी कि कंपटीशन आपका हाई लेवल पे होने वाला है, आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम देने कितने जाते हैं, फॉर्म भरने को सब भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने कितने जाते हैं, जस्ट इसका हाफ,
3.5 लाख हम मोटा मोटा ले लेते हैं, वैसे आयोग ने एग्जैक्ट डिजिट दिए हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, कल मैंने डिस्कस किया था। इतने आपके मान लीजिए जाते हैं, आमतौर पे हर एग्ज़ाम पे होता है 50% ही लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने। अब इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट किए गए हैं आपके 7,500 ले लेते हैं, मैं रफली ले रहा हूँ, 7600 कुछ सीट बच्चों को चयनित किया गया है। यानी कि ये भी आपका सिलेक्शन नहीं है, ये तो एक चरण है, पहले चरण में प्रवेश है। सिलेक्शन आपका क्या है, ये जो 694 सीटें हैं इस लिस्ट में जब आप आओगे तब काम हो पाएगा। मैंने बहुत शुरुआत में बोला था कि आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि आप इस लिस्ट में सम्मिलित हो या नहीं हो। यदि ये नहीं है आपके दिमाग में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं पे इस लिस्ट तक आ पाओगे। वैकेंसी की संख्या कम नहीं है, इनफ है, पर्याप्त है, वैकेंसी इतनी बहुत होती हैं। यूपी पीसीएस जैसे एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट वैकेंसी है, हर साल रेगुलर वैकेंसी निकल रही है। मेंस होते होते इंटरव्यू होते होते वैकेंसी की संख्या और बढ़ भी जाती है कई बार, ठीक है। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैटेगरी है बच्चों की, देखिए क्या कैटेगरी है, आपका पाठ्यक्रम कैसा है, आपको थोड़ा सा एक आपका पाठ्यक्रम उन्होंने प्रीलिम्स का दे रखा है, ठीक है। प्रीलिम्स के ही पाठ्यक्रम को, प्रीलिम्स में आपके उन्होंने पर्टिकुलर कुछ 6-7 सब्जेक्ट दे रखे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, है ना। कुछ ऐसे मान लें यदि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, है ना, करंट अफेयर्स, या आप स्टेट स्पेशल, है ना, राज्य से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, प्लस आपका सेंसस के टॉपिक भी जोड़ लें, सब इसमें मिलके 8 टॉपिक यहाँ दे दिए उन्होंने। इसके सारे टॉपिक उठा के अब देखो हुआ क्या है, कुछ लोगों ने केवल इतने ही टॉपिक पढ़े हैं, वो भी ऊपरी तौर पे पढ़े हैं, इसको मुख्य परीक्षा लेवल पे तैयार नहीं किया, इतने टॉपिक तैयार किए और 2 कंडीशन हुई, प्रीलिम्स हो गया या प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब जो हुए हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ वो 3 प्रकार के, जो नहीं हुए तो किसी प्रकार के नहीं, उनका नहीं हुआ है, ठीक है। अब इनमें से जिनका हुआ है मैं बताता हूँ इनके साथ क्या कंडीशन है, इनमें सिलेक्शन किसका होगा और कौन जाके रुक जाएगा इसमें, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ने वाला है। मुख्य परीक्षा ही मेन है, यहाँ पे लिखा हुआ इसका नाम ही है मेंस। मेंस का मतलब यही है, यही मुख्य है, उन्होंने स्पष्ट कर रखा है, यही मुख्य है। अब क्या है, इसके लिए एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, जनवरी में एग्जाम है, रिजल्ट कब आ रहा है आपका, 24 अक्टूबर को आपका, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था। 24 अक्टूबर के बाद 2-4 दिन आपके ऐसे ही चले जाते हैं, कट ऑफ क्या होगी, आंसर की क्या होगी, कैसे मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर बाहर होता रहता है, ठीक है। फाइनली जो है टाल मटोल करते करते अभी इस बीच में जो रिजल्ट आने के बीच का जो ये महीना था, मतलब नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। क्या क्या डिस्ट्रैक्शन थे, एक तो संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आ गया, है ना, उससे थोड़ा सा एक ये होता है कि यार हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग वो वाली लिस्ट वाले भी होंगे। कुछ लोग समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम भरे होंगे, 5 दिसंबर को का भी एग्ज़ाम है, मल्टीपल एग्जाम वाले होते हैं ना। तो अब देखो जिनका हुआ है इनमें से क्या कंडीशन होगी। कुछ लोगों ने केवल 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। अब आप लोग इस कैटेगरी में यदि होंगे तो बड़ी संभावना है। पहली कैटेगरी उन छात्रों की होगी जिन्होंने पिछले 2 साल से बड़ी ईमानदारी से पूरे पाठ्यक्रम को प्री के और प्लस मेंस के, देखो मेंस में आपके मैं टॉपिक यहाँ पे भी लिख दूँ, मतलब 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, ऐसे करके यहाँ पे डालते हैं हम लोग। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन दोनों को डाल देते हैं यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर भी डाल देते हैं यहाँ पे इस टॉपिक पे। 10 नंबर पे इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, 11 नंबर पे आपका सोशल जस्टिस का टॉपिक है, 12 नंबर पे गवर्नेंस का टॉपिक है, यहाँ पे IR का टॉपिक है, फिर इसके बाद आपका साइंस टेक का टॉपिक है, फिर आपका यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, और 17 में एक मेजर टॉपिक है इथिक्स का, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा, पूरा एक पेपर है। जब हम 1 से लेके 17, मतलब अभी तक आपको जो प्रीलिम्स में आपने दिया टिक मार्क था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, और ये मेजर टॉपिक है ही हैं सारे के सारे। 1 से 8 तक आपने पीटी में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें से एक कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो 1 से लेकर के 17 तक के टॉपिक को डीप एनालिसिस करके पढ़ते हैं, मतलब डिटेल से पूरे पाठ्यक्रम को बकायदा पूरा सब्जेक्टिव लेवल पे तैयारी करके जाते हैं। और इनको समय लगता है 1 से 2 साल का समय लगता है, समय लेते हैं। और ऐसे बच्चों ने प्रीलिम्स पास किया था, ये वाला एक कैटेगरी तो ऐसी बच्चों की होगी, ठीक है। और ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी चयनित भी होंगे,
किसी न किसी डिपार्टमेंट में भी होंगे, ये भी होगा उनका, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने पिछले 1-2 अटैम्प्ट भी पहले दिए हों, ये भी हो सकता है उनके साथ। तो ये ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 100% अपने सिलेबस को कवर किया है। मैं कुछ इसको ऐसे बनाता हूँ, जिन्होंने 100% अपने सिलेबस को कवर किया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे पूरा अच्छे से। अब उनको क्या करना है, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद करते क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सारे टॉपिक फिर से पढ़ने पड़ते हैं। ये मैंने आज तक नहीं सिखाया, मतलब मेरा इतिहास हो गया जब से मैं आया हूँ एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, तो मेरा पहली वर्डिंग यही रही होगी कि जब भी हम प्रीलिम्स देने जाएंगे तो हम 1 से लेकर 17 तक के सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे विद आंसर राइटिंग के साथ में ऑप्शनल जैसा एक बड़ा सा आपके पास वो भी बोझा है। लेकिन होता क्या है, जल्दबाजी होती है, सबको बस क्रैश कोर्स ज्वाइन करके काम कर लेना है, रिजल्ट आ जाना है, और फिर इसके बाद अब कितना बचा आपका। अभी से आप देखिए कितना टाइम है आपके पास, 1.5 महीना भी नहीं है, 45 दिन भी नहीं है। यानी प्री और मेंस के बीच की गैपिंग कितनी है। प्रीलिम्स के लिए तो आप जितना टाइम चाहो आप दे सकते हो। जैसे अभी प्रीलिम्स मान लो आप लोग 2022 का भी देखें या 2023 का आप दोगे, तो आपके पास इसमें आप 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप टारगेट करोगे कि किस साल का प्रीलिम्स आप दोगे। यानी प्रीलिम्स के पहले तो आपके पास खूब टाइम होता है, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स के बीच में 90 दिन से भी कम समय होता है। 90 दिन से भी बहुत कम समय होता है। 90 दिन तो बहुत होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 90 दिन की गैपिंग होती है, तो ऐसे में कैसे गारंटी हम ये कर सकते हैं कि हम इतनी कम अवधि में पूरे मेंस के सिलेबस को या तो रिवाइज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कुछ ये पॉसिबल कि आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे या कुछ कर पाएंगे, है पॉसिबिलिटी, सोचा भी जा सकता है, समझ से भी परे है। लेकिन रिजल्ट आया अचानक से, क्या होता है, देखो अभी जोश बढ़ेगा, बूस्टअप आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई जैसे रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, बहुत टेम्परेरी चीज है, क्योंकि सारा भूत अभी 2-3 दिन बाद उतर जाएगा। जब मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है, मेंस के सिलेबस में 1 से लेकर के आपके पूरे टॉपिक हैं, 1 से लेकर 17 तक टॉपिक हैं, आपको पढ़ना है। समय कितना है, मात्र आज से 45 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन और आपके पहले के आपके जो थे वो जोड़ लीजिए बस। अब बताओ, 1 से लेकर 17 तक के टॉपिक को रिवाइज करना विद आंसर राइटिंग, खेल ही अलग है, पूरा लिखना ही है। और लिखना कितना है, 1 दिन में 6 घंटा लिखना है। लिखने के ही प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि कई बार हम बहुत फास्ट लिखवाते हैं, कई बार ये होता है कि बहुत, ये सब चीज़ें एक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपका आयोग ऐसा चाहता है आप लोगों को कि आपकी गति बहुत तेज होनी चाहिए। आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल पे आप 20 में 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो क्या हासिल करोगे, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। जो पैरामीटर्स हैं उन पे ही खरे नहीं उतर रहे हैं। जब हम 20 में कम से कम 17, 18, 19, 20 तक अटेम्प्ट कर पाए, तब जाके हमारी बात अलग है। 15 से ऊपर ही अटेम्प्ट हमें करने चाहिए, और भी ऐसा कि वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो खुद ही फ्रेम करना है तुरंत क्वेश्चन को, इतने बड़े लेवल पे हमें जाके तैयार होके जाना है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ एक, इसमें एक कैटेगरी ऐसे बच्चों की थी जिन बच्चों ने प्रीलिम्स और मेंस के सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट किए थे। अब उनको सिर्फ एक काम करना है, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग विद करंट अफेयर्स। जो हाल फिलहाल में एक साल का घटनाक्रम हुआ, उस करंट अफेयर्स में वो आंसर राइटिंग करने लग जाएंगे तुरंत, तत्काल प्रभाव से। इनका 100% में ऑप्शनल भी सम्मिलित है। एक कैटेगरी तो इन बच्चों की है, ठीक है। और ये ज़्यादा संख्या नहीं होती, ये जो 7-7.5 हज़ार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, इन 7.5 हज़ार में सिर्फ ऐसी संख्या 2000 बच्चों की होगी। इसीलिए कहता हूँ कि प्रीलिम्स क्यों बाहर हो जाते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। यूपीएससी में जो एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ है कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों का हो नहीं रहा, उसके पीछे का एक कारण ये भी है क्योंकि हिंदी माध्यम में भी बच्चों को पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ी हुई है। उनको ये लगता है बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। जैसे पीटी क्वालिफाई, वो पीटी मास्टर बनना चाहता है बच्चा बस हिंदी मीडियम में, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, मेरा सब कुछ हो गया, उसको लगता है। और मेंस पूरी तरीके से जैसे ही पीटी क्वालिफाई होता है, मेंस में धराशायी हो जाते हैं, कुछ रहता है नहीं। और मेंस बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो एस्से का भी एक टॉपिक है। एस्से के बाद आपका हिंदी का भी पूछता है, यूपी पीसीएस में हिंदी भी आती, समान हिंदी भी आती, ये भी है। इसमें पत्र लेखन और दुनिया भर के टॉपिक हैं। मैं रियलिटी से चेक करा रहा हूँ, मतलब मेरे काम है कि मैं आपको रियलिस्टिक चीज़ों को बताऊँ। एक तो ये होंगे इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो 50% तैयारी वाले होंगे। 50% मतलब पीटी के टॉपिक तो सारे पढ़ लिए होंगे, मेंस अभी उनका पूरा छूटा पड़ा होगा।
एक ये होंगे मेन, मतलब ना उनको इथिक्स से लेना देना है, ना उन्होंने साइंस टेक पढ़ा, ना उन्होंने आईआर पढ़ा, ना उन्होंने गवर्नेंस पढ़ा, ना उन्होंने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, ना कभी उन्होंने कल, आज मैं बता रहा हूँ, आज सुबह मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ, आज बच्चों के इतने सुबह सुबह, मैं अभी ये सेशन मुझे क्यों आप लोगों से जुड़ना पड़ रहा है, तो सुबह सुबह यही था कि सर मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है तो मुझे बताओ कहाँ से मैं पढ़ लूँ, मुझे ये बताओ कि आईआर कहाँ से पढ़ लूँ। अरे मैं कहा कर क्या रहे हो भाई, क्या चाहते हो 45 दिन में, कौन सा चमत्कार चाहते हो। सर इथिक्स का बैच बताइए कि इथिक्स का बैच कैसे इथिक्स कंप्लीट कर ले, मतलब कैसा हौच पौच बना के कैसे दिमाग में क्या बोले, कैसे बोले कि भाई आप मेंस जा रहे हो तो अभी तक आपने इथिक्स तक नहीं कंप्लीट किया, आपने आईआर नहीं कंप्लीट किया, आपने गवर्नेंस के टॉपिक नहीं कंप्लीट किया, आपने इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ी, मेंस ओरिएंटेड यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा, सब आपका मतलब यूपी स्पेशल में भी मुख्य परीक्षा लेवल पे अलग तरीके से पूछता है। तो ऐसे लोग 50% होंगे जिन्होंने ये तो पढ़ लिया होगा, हिस्ट्री पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिए सारे टॉपिक, इधर पूरा खाली पड़ा होगा। अब ये सोच रहे हैं कि 45 दिन में चमत्कार करेंगे। आपको पता है इथिक्स कितने दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, कितने दिन हो गए, रेगुलर क्लास चल रही है, कितने दिन हो गए, अभी हो गया ना। तो इतना टाइम लग जाता है यदि टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए, कंप्लीट किया जाए। यदि डेली 2 घंटे 3 घंटे, भाई ऐसा थोड़ा ना होगा 12-12 13-13 घंटे इथिक्स ही पढ़ने लग जाओगे आप। आपको वैकल्पिक विषय भी पढ़ना, वैकल्पिक विषय करने में भी 3 से 4 महीना पूरा लग जाता है। और 1% कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने केवल और केवल 30% सिलेबस को पढ़ा होगा। ऐसे लोग भी पीटी क्वालिफाई करते हैं, ये क्रैश कोर्स वाले होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। इन्हें यह लगता है कि कहीं से कोई शॉर्टकट मार दे, कोई शॉर्टकट की दे दे, बस पीटी निकल जाए। तो देखो अब ये सिलेबस कंप्लीट करने की उपापोह में लगेंगे, इनमें तनाव प्रेशर सब कुछ बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा। तनाव इनको भी फेस करना पड़ेगा, रिलैक्स होकर के सिर्फ ये एग्जाम देंगे ये कैटेगरी वाले, ठीक है। ये ऐसे हैं, अभी ऑप्शनल भी इनको सारा कुछ करना है रेडी, अभी इनको अपने मेंस के टॉपिक भी करना है। ये ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ इसमें ऊपरी तौर पे काम कर रखा है, बस खत्म बात। ऐसी कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैं ये आंकड़ा दिखा रहा था, 7 लाख में से 3.5 लाख तो एग्ज़ाम हॉल पे ही पहुँचते हैं। और इन 3.5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट की बात करूं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आप भी अपने आसपास चेक कर लेना, सिर्फ 20,000 बच्चे होते हैं जो पीटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए होते हैं, जिन्होंने तैयारी करे, सिर्फ 20,000 बच्चे। बाकी सब क्या है, भीड़ है, अफवाह फैला रहे हैं बाकी के लोग। मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, मैं यूपी पीसीएस दे रहा हूं, मैं बीपीएससी दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मैं, यानी आपका कंपटीशन उस 20,000 बच्चों से है। लेकिन क्या इस 20,000 में आप भी सम्मिलित हो, ये दूसरी बड़ी बात है। और ये 20,000 में से कुछ तो देखो, मैं नहीं कहता लक वक ये सब चीज़ें एक तरफ रखिए, ये काम आती हैं, ऐसा नहीं कि लक भी कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन आपका दिन ही ना हो। दिन ही ना होने का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ के गए हो वो आपको मिल ही नहीं रहा। 2 घंटे में आपका कुछ ना कुछ माइंड डिस्टर्ब कर दिया गया, कैसे ना कैसे करके दिमागी तौर पे थोड़ा सा आपको परेशान कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि थोड़ा सा हम इस बात को समझें कि प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले यदि हम ये काम कर लिए होते तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। अभी क्या होगा देखो इनके साथ, ये वाले तो बिल्कुल सेफ हैं, इनमें से भी कुछ छटेंगे, जिनकी कुछ गलतियां होंगी इनमें से भी कुछ छटेंगे। जैसे कि स्पीड नहीं होगी, पे सिलेबस तो पूरा 100% तैयार है बट स्पीड ही नहीं है, स्पीड पे काम उनको करना पड़ेगा। स्पीड के अलावा करंट अफेयर्स पे कमांड पे कमी है, ठीक है। एनालिसिस लेवल पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। आंसर राइटिंग को कैसे फ्रेम करना है इस पे वर्क नहीं किया। तो कई सारी चीज़ों, इनमें से भी कुछ छटेंगे, इनमें से कुछ परसेंट का हो सकता है जो 50% सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं ना, इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्सेस रेट है, इसका सक्सेस रेट 80% प्लस होगा। 100% सिलेबस वालों का सक्सेस रेट 80% से ज़्यादा है। 80% ज़्यादा बच्चे यही सिलेक्ट होते हैं, यही पहुँचते हैं इंटरव्यू लेवल पे, ठीक है। जिन्होंने सब, कोई भी आप टॉपर उठा के देख लेना, ईमानदारी से बस उससे बोलना कि ईमानदारी से बताओ कि प्रीलिम्स से पहले तुमने सब तैयार कर लिया था कि नहीं। वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने कर लिया था। मैंने मेंस, सिर्फ जब मेंस की बात आई तो मैंने अपना सब कुछ जो है बैक टू बैक सिर्फ मैंने मल्टीपल टाइम पे लिखा है, अपने आंसर राइटिंग पे काम किया है, तब जा करके मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। यदि कोई ईमानदारी से बताएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आधा अधूरा सिलेबस, केवल पीटी का सिलेबस पढ़ के खत्म करके बैठा हुआ। तो शर्त क्या है, आवश्यकता किस चीज़ की है,
कहाँ पे जाके आप रह जा रहे हैं, कहाँ पे आप जाके रुक जा रहे हैं, इस चीज़ पे यदि हम बात नहीं करेंगे तो बात हमेशा रह जाएगी। इनका सक्सेस रेट भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा इनका सक्सेस रेट नहीं होता, कई बार होता है कि हो जाता है। तो 50 में से 10% मान लीजिए केस ऐसा है कि ये कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ये, ठीक है। इधर से भी आते हैं, 50 में से 10% इधर से आते हैं, बाकी सब मिसलिनियस है। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और प्रीलिम्स के रिजल्ट में ये वाली कैटेगरी कभी मत बनना। पहली चीज़ कि सिलेबस 30% आपने कहीं से भी चमत्कार करवाया और आपका पीटी क्वालिफाई, आपको कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा, आप दुनिया को बता पाओगे कि हाँ भाई मेरा प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो गया है, लेकिन क्या वो फाइनल लिस्ट है? नहीं है ना। फाइनल लिस्ट को तो नहीं उसको आप कैलकुलेट करोगे ना कि ये फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। तो ये कैटेगरी में कभी नहीं रहना, ये कैटेगरी में भी कोशिश मत करना। यानी एग्जाम का ये लोग कौन होते हैं जो 50% सिलेबस वाले होते हैं, इनको लगता है कि जैसे ही पीटी का पाठ्यक्रम कंप्लीट किया, मेंस का पाठ्यक्रम कंप्लीट करने से पहले एक बार सोचते हैं अटेम्प्ट दे देता हूँ, मजाक मजाक में होता ना कि मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, देखने के लिए दे रहा हूँ, और उस कंडीशन में पीटी क्वालिफाई हो गया। अब ये दोनों के साथ दिक्कत है, ये दोनों ट्रैप क्या होंगे, इनके साथ क्या होगा, जैसे इनका पीटी निकल गया, ठीक है, अब पीटी इन्होंने मेंस की तैयारी तो यहाँ पे की नहीं, अभी आनंद फानन में मेंस पढ़ेंगे, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, दुनिया भर की चीज़ छूट जाएंगी, मेंस लिखेंगे, मेंस होगा नहीं इनका दोनों का। इसका तो कोई चांस ही नहीं मेंस का, इसका भी चांस बहुत कम है मेंस का। अब ये क्या होगा, तुरंत अगला पीटी आ जाएगा, जैसे ही अगला पीटी आएगा फिर ये पीटी तैयार करते हैं, फिर इसी में लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये पीटी में मेंस की तरफ तब फिर नहीं गए, देखो फिर पीटी में लग गए, क्योंकि टाइम ही कितना बचा, मेंस के बाद अगले प्रीलिम्स के लिए टाइम कितना बचेगा, ठीक है। तुरंत फिर लग जाएंगे कैसे कैसे करके, क्योंकि एक बार पीटी निकल गया, अब अगली बार का पीटी भी निकलना चाहिए। अब क्या होगा इनके साथ, जैसे ही एक राउंड इनका, एक सर्किल इनका हुआ, ठीक है, कंप्लीट, इधर से अगला पीटी दिया, फिर पीटी निकल गया और फिर ये रह गया इनका, फिर इसी कैटेगरी में रह गया, ये कैटेगरी यहां नहीं आ पाए, इसी कैटेगरी में रहे, मेंस तैयार नहीं किया, पीटी फिर निकल गया। अब फिर क्या होगा, फिर आनंद फानन में कुछ ना कुछ वहां पे पढ़ लेंगे, फिर मेंस में रह जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मेंस में रह जाएंगे, इसके बाद फिर अगले साल का पीटी आ जाएगा, फिर उसे देंगे, कोई गैप नहीं करेंगे, फिर उसे देंगे, उसमें कोई दोहराया नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, फिर उसे देंगे और फिर उसे देंगे, फिर मेंस रह गया, और जब फिर मेंस रह गया तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं, केवल पीटी, केवल पीटी, केवल पीटी। और ऐसा भी चांस होता है इनमें से जो 10% वाले, इनमें से कुछ 10% मेंस भी लिखते हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इनके नंबर इतने कम रह जाते हैं कि इंटरव्यू में ये छांट दिए जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि प्री भी देते हैं, मेंस भी देते हैं, इंटरव्यू में नहीं हो पाता है, प्री भी देंगे, मेंस भी देंगे, इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। कारण क्या है, उनके मेंस में नंबर कम होते हैं, तो वो भी एक लूप में फंस जाते हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू बाहर, पीटी मेंस इंटरव्यू बाहर, पीटी मेंस इंटरव्यू बाहर। इनमें से 80% तो फाइनल लेके निकल जाते हैं, लेकिन जो 20% बचते हैं वो अगले अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। मतलब ये वाली कैटेगरी ऐसी होती है जो 100% श्योर शॉट है कि इस बार नहीं तो अगले बार सिलेक्शन ले ही लेंगे, ये अगली बार वो अपनी कमियां निकाल के वो कर लेंगे, इनके पास कोई लूप नहीं होता। ये क्या होता है, दोनों लूप में फंस जाते हैं, और इसी को मैंने यूपीएससी का दुष्चक्र नाम दिया, बहुत पहले मैंने सेशन की बात की थी। ऐसे दुष्चक्र में फंसे होते हैं कि जो केवल पीटी के टॉपिक पढ़ के पीटी क्वालिफाई कर लिए, अब धर्म संकट में डाल देते हैं टीचर को। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कल, उसने बोला सर मैं तो बस ब्रह्मांड घुमा दूंगा, बस आप दो, मैं एक बार बिल्कुल, बस आप बताओ करना क्या है, 45 दिन में देखिए मैं पीटी। मैंने कहा कल रिजल्ट आया था, जोश बहुत होता है, रिजल्ट के बाद इतना जोश होता है। और कल वो मैं बात नहीं करता, लेकिन मल्टीपल टाइम के थे सर बस प्लीज़ एक बार कर लो, मैं ये समझ लीजिए कि बस सब बिगड़ जाएगी यदि आप बात नहीं करो। मैंने कहा सही कुछ ऐसा ना हो जाए, रिजल्ट की खुशी भी थी, मैंने कहा चलो ठीक करते हैं। उसने कहा बस सर आप बता दो। अरे मैं कह रहा 24 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे क्या, 45 दिन में पढ़ोगे कैसे, तरीका बताओ। बोले ना सर मैं ऑप्शनल, अभी उसको मैंने कल बैठ के चूज़ कर रहे थे कि सर ऑप्शनल बता दो किसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। मैंने कहा सब में होता है, कोई सारे ले लो, कौन सा वैकल्पिक विषय बताऊँ मैं। पहले समाज कार्य हुआ करता था, तुरंत बता देते थे, डिफेंस स्टडी होता था, तुरंत बता देते थे कि चलो इन दोनों में से कोई एक ले लो, ज़्यादा सिलेबस नहीं, काम कर लो। किस ऑप्शनल में उसको जुझुआ दें, 3 में कंफ्यूज थे।
सर मेरा ज्योग्राफी भी अच्छा है, मेरा हिस्ट्री भी अच्छा है, बस क्योंकि पीटी के टॉपिक पढ़ रखे थे। मैंने कहा इधर क्या करोगे, इधर पूरा समुद्र पड़ा, पर लांग जाएंगे, टेंशन मत लीजिए सर, पीटी तो निकल ही गया, मेंस भी निकाल देंगे, इसी बार सिलेक्शन लेंगे। तो जो ऐसी संख्या है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, इनके लिए बेहतर क्या, मेरी सजेशन क्या है, मेरी सजेशन ये है कि ठीक है पीटी निकल गया है, बहुत अच्छी बात है, आप मेंस को पढ़ना चालू करिए। इथिक्स जैसे आप कोशिश कर लीजिए, एसे के टॉपिक और हिंदी के टॉपिक को कोशिश कर लीजिए कि आप इन दोनों को तैयार ही कर लीजिए, हिंदी और इसमें कोई दिक्कत मत करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप इतना यदि कर लेंगे और ये आपका रहेगा तो बहुत ज़्यादा संकट नहीं आने वाला। इथिक्स आपको नैया आपकी उठा सकता है, बट स्टार्टिंग मतलब जो ये 50 और 30 वालों की बात है, बाकी इनका तो सब कंप्लीट ही है। इनको सिर्फ क्या करना चाहिए, जो 100% वाले हैं अपनी शार्पनेस में काम करना चाहिए। 100% वालों को शार्पनेस क्या होती है, आंसर राइटिंग की स्पीड कंटिन्यूअस रहे, उतनी स्पीड और बढ़ सकती है तो और बढ़ा ले, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे ड्राफ्ट करना है, कहाँ पे हमें पैराग्राफ पे लिखना है, कहाँ पे हम डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ पे हमें किस तरीके से, उन सब चीज़ों पे शार्पनेस पे काम करना है। त्रुटियाँ तो नहीं हो रही हैं, एरर्स तो नहीं हो रही हैं हमारी, उन सब चीज़ों पे काम करना है। इनका काम सिर्फ इतना है, शार्पनेस पे काम करें, सिलेबस को एक बार रिवाइज कर पाएँ तो मेरा एक सेशन रहता है, नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल मास्टर नोट्स अपने बना लो। 50 पेज हैं, 50 पेज को 5 पेज में कन्वर्ट कर लो, 500 पेज हैं उन्हें 25 पेज में कन्वर्ट कर लो। ऐसे कन्वर्जन्स पे होने चाहिए, इन्हीं को बोलते हैं बुलेट पॉइंट पे नोट्स जो होते हैं, क्लास टाइम पे यहीं पे काम आते हैं। बुलेट पॉइंट पे नोट्स बनाओ ताकि मेंस में जाके केवल लिखना है, और एक क्वेश्चन कितने वर्ड पे लिखना है, 150 200 कितने पॉइंट चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। मान लो एक टॉपिक है तो उसमें हमें 5 6 7 बुलेट पॉइंट याद है, हम तुरंत जाके बुलेट टू बुलेट लिखाएंगे। तो 100% वालों को कुछ नहीं करना, सिर्फ शार्पनेस पे काम करना है, मेंस आंसर राइटिंग पे काम करना है, रिवीजन पे काम करना है, करंट अफेयर्स के सिनेरियो पे काम करना है, इनफ है बस, ठीक है। इनके साथ यही है कि भाई 50% वाले यदि इथिक्स और हिंदी में काम कर लें अच्छा तो बेहतर कर सकते हैं कुछ। इथिक्स, हिंदी, साइंस टेक का करंट अफेयर्स हो गया, थोड़ा सा यूपी स्पेशल में 1-2 टॉपिक वो जो आते हैं वो देख लें, हो जाएगा काम। मतलब चांसेस यही 10% यही लोग निकल जाते हैं। इनके लिए मेरी कोई राय नहीं है, कुछ नहीं होगा, पहले तो यही पूरा तैयार करें ये प्रीलिम्स का, क्योंकि ये टॉपिक भी इनका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा है। कोई राय नहीं है, मतलब कि ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो जैसे पीटी निकल गया था वैसे शायद निकल जाए, ना निकले तो ठीक है। बट इनको मेरी अगली राय ये है कि यदि मेंस नहीं निकलता 50% और 30% तैयारी वालों का, तो ये आपको इसके अगले साल का पीटी नहीं देना होता, 1 साल का पीटी रोकना पड़ेगा अपना, 1 साल का प्रीलिम्स रोकना पड़ेगा, ताकि 1 साल का प्रीलिम्स आप रोक दें तो रोकने के बाद जो है आप अपना मेंस का पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, वो लूप आपका खत्म हो जाए। एक लूप में घूम रहे हैं, जो आप लूप समझते हैं ना, कई बार गाने को लूप में लगा देते हैं तो एक ही गाना बार बार बजता है, ठीक है। तो यदि आप लूप में, एक साइकिल आपका क्रिएट हो गया, उसी साइकिल पे आप फंसे हुए हैं, फिर आपका कोई मतलब बायो क्लॉक जो आपकी बन गई है बस यही आपका, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, कोई तो चेन तोड़नी पड़ेगी, एक पीटी रुकना पड़ेगा, और नहीं तो इतना देर हो जाएगा आपको लूप समझ में आते आते 7 अटेम्प्ट कब आपके उड़ जाएंगे, 8 अटेम्प्ट कब आपके उड़ जाएंगे, एज आपकी कब उड़ जाएगी, कब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को मेरी एक ही सलाह है, जितने लोग फ्रेशर हैं जो पहली बार देंगे प्रीलिम्स, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तब जाना, जब इस कंडीशन में आ जाना, तभी घुसना इस लूप में, पीटी मेंस और इंटरव्यू के। यदि धोखे से भी गलती की इस लूप में घुस करके पहुंचने की, आप सर्वनाश कर दोगे अपने समय का, ये समझ लो। आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको ये लगेगा कि देखो पीटी निकलने के बाद थोड़ा सा लोगों को लगने लग जाता है कि हाँ हाँ भाई बच्चा पढ़ता तो रहा होगा, यही तो लगता है आप, लेकिन इससे हासिल क्या होगा मुझे बताओ। हासिल तब होगा जब आप फाइनल लिस्ट में बैठे होगे, आपका वहाँ पे रोल नंबर दिख रहा होगा, तब हासिल होगा ना आप लोगों को, तभी तो होगा ना। तो इस दुष्चक्र से बचना है, एक बड़ा दुष्चक्र है जिसमें घुस जाने के बाद निकलने का फिर मौका नहीं मिलता। चक्रव्यूह वाली कहानी है ना, कि अभिमन्यु को 6 द्वार तो आते थे तोड़ने, 7वां नहीं आता था, और 7वां मैं बता रहा हूँ, 7वां सिर्फ एक ही है कि एक अटेम्प्ट आपको अपना छोड़ करके इधर लगना चाहिए, तुरंत मेंस में लग जाओ। ऑप्शनल मेंस इनको लेकर के यदि कहीं पे लग रहा है, कुछ लोगों ने कल एक चीज़ बताई, सारा ऑप्शनल चेंज करना है, पिछले ऑप्शनल में नंबर बहुत कम आ रहे थे तो कुछ बताइए कि ऑप्शनल चेंज करो। मैंने कहा अब मतलब किधर, अब मेरे पास आओ तो मैं 1-2 थप्पड़ मारूँ यहीं पे,
मतलब 45 दिन बचे हैं, आप मेरे से ऑप्शनल चेंज करने की बात कर रहे हो कि सर पिछले ऑप्शनल में 2 साल से नंबर अच्छे नहीं आ रहे, अब मेरा ऑप्शनल चेंज करा दीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल के थे कुछ लोग, तो उनको पता नहीं ज्योग्राफी में हुआ होगा कुछ ना कुछ, नहीं किया होगा प्रिपरेशन, बोले सर ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं। कहिए तो हम जो है सोशलॉजी रख लें, हिंदी साहित्य रख लें या हिस्ट्री रख लें। मैंने कहा कुछ नहीं रखना, ज्योग्राफी पे ही दो। ऑप्शनल चेंज करना है तो अगले साल का पीटी मत देना, पहले ऑप्शनल तैयार करना फिर काम करना। जब आप इतनी कमज़ोर कड़ी रखोगे, इतनी कमज़ोर होकर के पढ़ोगे, फिर आपका हो क्या पाएगा? इतना कन्फ्यूज होकर के चीज़ों को करोगे तो फिर तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना किसी चीज़ की। तो बस ये वाली चीज़ें हैं। कल का दिन मेरा बड़ा, मतलब कल मैं 12:30 बजे रात तक बस इसी चीज़ में लगा रहा, जिसमें ये था कि कैसे न कैसे करके आगे अभी मेंस को, आज भी अभी जैसे आपकी क्लास छूटनी है तो कुछ बच्चों के साथ काउंसलिंग ही करनी है कि मेंस को लेकर क्या करें। क्योंकि अब हुआ ये है कि अचानक से 17 टॉपिक दिखने लग गए हैं। जो अदृश्य था, बादलों में छिपे हुए थे टॉपिक, अब ये दिखने लग गए बच्चों को। ये क्या हुआ है ना? जैसे होता है ना कि बादल में आधा सूरज ढका हुआ है, बिल्कुल मंदम मंदम रोशनी आ रही है, अचानक से सारे बादल जाए और कड़कती हुई धूप आ जाए, अरे ये क्या हुआ? वो वाली कहानी है हो गई। अब जैसे ही पीटी का रिजल्ट आउट होगा, आपके सामने पूरा मेंस का सिलेबस ऐसे मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा। आओ, अब कैसे पढ़ोगे भाई? दिमाग ही तो है आपका, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, इतना बड़ा सिलेबस है, और इस पे तो मास्टर वीडियो भी नहीं बने अभी। एक दिक्कत ये भी है कि भाई लास्ट में क्या है कि चलो इथिक्स को तुरंत 2 सेकंड में रिवाइज करा दे, है ना? तो कहने का बस मेरा मतलब यही है कि थोड़ा सा बच्चों को चाहिए कि अभी जो लोग यहाँ पे आके फंसे, इनको तो जय सिया राम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल से मेंस तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेंस है कहानी लिखने की, और लिखना अपने आप में एक ऐसी आर्ट है जिसको डेवलप भी करना पड़ता है। ठीक है, इनके साथ कृपया दृष्टि यही कि भाई आप पहले लिखने पे भी डेली काम करना है। और इथिक्स में आंसर राइटिंग चालू करूँगा आप लोगों की। ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग का मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे हम पहले करते थे आंसर राइटिंग को लेके, ज़्यादा नहीं, 25-30 सेशन ही करवाऊँगा। IAS का भी एग्जाम है आपका जनवरी में, और ये मैं शुरू करूँगा दिसंबर में ही, 15 दिसंबर के बाद ऐसे कुछ चालू करेंगे हम। ठीक है, अभी बीच में कुछ जैसे आंसर राइटिंग को लेके मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जो टेल क्वेश्चन वो होते हैं टॉपिक, उनको कैसे लिखना है, तो उन चीज़ों पे अभी हमारे डिस्कशंस होंगे आंसर राइटिंग पे। बट अब आप लोगों का काम ये होना चाहिए, जितने लोग अभी तैयारी, तो ये कंडीशन को अचीव करना है और उसी डायरेक्शन पे आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, इसलिए कोई भी सिंगल छोटा सा भी टॉपिक है तो भी आप कर रहे हो। आपने गवर्नेंस भी किया, सोशल जस्टिस भी किया, आपने इंडियन सोसाइटी भी किया, आपने इथिक्स भी किया, आपने अब बाकी बारीक से बारीक टॉपिक भी करना है, विद अपना ऑप्शनल भी साथ में लेकर के चलना है, तब जाके बात बन पाएगी। ठीक है, तब जाके ये हो पाएगा कि हाँ भाई सिलेक्शन तक चीज़ें पहुंच सकती हैं, सिलेक्शन तक हम अपने आप को ला करके खड़ा कर पाएंगे। बस ये समझ लीजिए, कोई चमत्कार फाइनल लिस्ट में नहीं आता है, चमत्कार नहीं आता, करप्शन आता है। यदि कोई करप्शन का जुगाड़ आपका हो गया, होने को तो सब हो ही रहा है, कुछ ऐसी कमी नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यूपी PCS में तो 50 मौके ऐसे सुनने को मिले, लेकिन उससे आपके पास तो हो नहीं पाएगा, आपके पास तो है नहीं कुछ ऐसा। ठीक है, हमें मेहनत से ही निकलना है, हमारे पास मेहनत ही है, ट्रांसपेरेंसी जितनी है ठीक है, तो निकल रहे हैं क्योंकि मेहनत से खूब बच्चे निकल रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि आपको खूब मेहनत करना है। हाँ, आंसर राइटिंग हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक माँ, ये क्या है सर, कुछ ऐसा करिए कि एक दिन में मेंस तैयार हो जाए, बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेंस का मास्टर वीडियो में लाऊंगा, इथिक्स का मास्टर वीडियो तो दिसंबर में लाऊंगा आपका, इथिक्स में करेंगे, मास्टर वीडियो ले आऊँगा। इंटायर में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मास्टर वीडियो ले आऊँगा मैं। मास्टर वीडियो आपका इथिक्स का हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री एक आपका है मेजर टॉपिक है, तो ये मैं मास्टर वीडियो दिसंबर में दूंगा, इस बार पर्याप्त दे दूंगा, अभी दिसंबर ही चल रहा है। सामान्य हिंदी का हो गया, सामान्य हिंदी भी पूरा टॉपिक है, पत्र लेखन वाला टॉपिक है, तो इनके 3-4 मास्टर वीडियो जैसे ही मैं उधर से आऊँगा मध्य प्रदेश से होकर के, मध्य प्रदेश का शेड्यूल नहीं होता तो शायद मैं और बहुत ज़्यादा काम कर पाता, लेकिन जैसे उधर से आऊँगा तो फिर मैं तुरंत कर दूँगा। तो बस ये है कि आप लोग जो मतलब ये फॉलो कर लेना, मान लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे ही स्टूडेंट थे,
जो यहाँ भी आप लोग के साथ जो पढ़ के गए थे उनका भी काफ़ी बच्चों का हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ का नहीं भी हुआ है। और जिनका नहीं हुआ उनके पीछे का कारण यही था कि वो केवल पीटी ओरिएंटेड थे। उनमें से कुछ का ऐसा हुआ है जो केवल पीटी वाले हैं, केवल पीटी भर की तैयारी है, मेंस का कुछ नहीं उनका। अब क्या हेल्प कर सकते हो आप? खुद हेल्पलेस जैसे हो जाते हो। ऐसा क्या हो जाएगा 45-40 दिन? मैं लास्ट में 10 दिन में आके पीटी के तो रिवीजन करा सकता हूँ, बट मेंस का मुझे पता है ना कि मेंस क्या चीज़ है। मेंस में इस बार लेकिन मैं ये कि आंसर राइटिंग हो गया और कुछ मास्टर वीडियो, 2 चीज़ भर करा दूंगा। बाकी थोड़ा टाइम प्रोसेस है, हो सकता है जब आप लोग देने जाओगे अगले साल, अगले के अगले साल, तब तक मैं कंटेंट पूरा कवर करा दूँ मेंस का, कि भाई हर एक सब्जेक्ट का आपके पास है ना रिवीजन का वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो ये भी करेंगे। अलादीन का चिराग बेटा अभी नहीं मिला मुझे, आप लोगों को मिल जाए तो बताइएगा, एक मुझे भी दे दीजिएगा, है ना। तो अलादीन के चिराग से फिर काम होता रहेगा। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि एक ही इसका जो कंक्लूज़न निकलता है कि जिनका निकल गया है सरप्राइजली निकला है, तो सरप्राइज ही रहें। और क्या, सरप्राइज टूटेगा जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा, तब सरप्राइज टूट जाएगा। और जिन लोगों का ये है कि 100% हो गया है, आपको शार्पनेस पे काम करना है और शार्पनेस पे काम करवाया जाएगा। इस बार 10 से 12 सेशन आंसर राइटिंग के ऐसे होंगे जो प्रॉपर शार्पनेस को लेकर के होंगे। शार्पनेस मतलब लिखना क्या है, क्वेश्चन नहीं भी आता तो कैसे उसको वहाँ पे कैसे उसका फॉर्मेट क्रिएट करें। ठीक है, तो इस पे भी हम काम करेंगे। कट ऑफ का जितना देखो मैंने बताया था, मेरी प्रेडिक्शन थी लगभग 120 के आसपास। तो आप देखोगे मैंने जब कट ऑफ प्रेडिक्शन बताई थी तो 120 के आसपास की प्रेडिक्शन थी मेरी। और जितने आए, जैसे एक बच्चे का 117 पे हुआ है, उसका कहना है कि 117 पे उसका लगभग बन रहा था फाइनल आंसर की से। ये नंबर है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन आपके इस हिसाब से बन रहे हैं भाई 85 प्लस मान लो। ठीक है, EWS में 80 वालों का भी नहीं हुआ, कुछ बच्चों का कहना ये है। ठीक है, अब उनका CSET क्वालिफाई था कि नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें नहीं बताते, सब खुल के तो नहीं बताते। तो 117 में भी हुआ है, 118 में भी हुआ है। ठीक है, बच्चों का मतलब 117 तक मुझे मतलब नॉलेज जानकारी में है। एक आपके ही बैच में कल ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो 117 में उनका हुआ है। ठीक है, बाकी इससे ऊपर वाले तो काफ़ी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो 113-14 वाले थे, उनका कहना था कि नहीं हुआ उनका। तो मेरा मानना ये है कि 117 प्लस के आसपास कट ऑफ तो है। हो सकता है 115, मतलब एक दो नंबर में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इस बार चूंकि ये 11 गुना वाला कंसर्ट था, तो इसी कारण से कट ऑफ मेरे ख्याल से हाई गई होगी थोड़ा, इसलिए हाई हो ही गई। हम यही मान के चल रहे थे कि शायद 115 से के आसपास चीज़ें रहेंगी, लेकिन 117 के आसपास भी जा रही हैं। तो चलिए ठीक है ना। तो आप जिस डायरेक्शन पे आपका कार्य किया जा रहा है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। हमें 100% वाले इसको मीट करने, इसको जैसे आप मीट करोगे वैसे फिर आगे आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पूरी मेहनत, पूरे जज्बा और पूरा जो परिश्रम होगा पूरा डाल देंगे। ठीक है, बाकी मैं पूरी मेहनत करूंगा इस दौरान की। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं आपके जो सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए, जैसे कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में तब भी 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैं सोच रहा था कि एक बार फिर से नए सिरे से पढ़ा भी दूं, लेकिन यदि मैं पढ़ाऊंगा भी तो जनवरी तक संभावना नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगी। 4 महीने तो नहीं लगे थे, जब लास्ट टाइम पढ़ाया गया था तो 2 महीने में हो गई थी। 50 लेक्चर हैं आपके ऑनलाइन बैच में, 55 लेक्चर। हाँ, 55 लेक्चर में कंप्लीट कराई थी मैंने। 55 लेक्चर लगभग 2-2.5 महीने में हो गई थी वो, ठीक ठाक। बट कराऊंगा, ऐसा नहीं है, वो तो कराना ही है। ऑनलाइन बैच में तो उपलब्ध है। आज तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कम नहीं हुआ होगा तो 200-300 बच्चे केवल वर्ल्ड हिस्ट्री भर का बैच लिया उन्होंने सुबह से, बस यही चल रहा है। ठीक है, तो बस ये है कि करें क्या, कि कई बार यही हो जाता है कि अब पढ़ेंगे कैसे, इनको जब दिखेंगे वहाँ 55-60 लेक्चर है, कितना करें, बहुत टाइम लेता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, है ना। तो जो शुरू वाले ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल में हाँ 300 से ज़्यादा होंगे।